दो तरह से हम उसको देख सकते हैं। पहला बुगाटी का एग्जांपल ले सकते हैं, जो फेमस फ्रेज है भाई का, हमारे एंड्रू भाई का, कि बुगाटी 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 बुगाटा बुगाटा हो। और उसके अलावा सनातन या अध्यात्म या मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी, सब चीज़ों में एक बहुत भयंकर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल आता है लोगों के लिए। ABCD करके कोई स्ट्रक्चर नहीं है अवेलेबल किसी के लिए भी कि ये करो वो करो ये करो और तुम डेफिनेटली इधर पहुंच जाओगे उधर पहुंच जाओगे उधर पहुंच जाओगे। इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। जब भी मैं बात करता हूँ सब चीज़ों के बारे में, लोग हमेशा मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, कमेंट्स में आता है कि भाई कौन सी किताब पढ़ें, ये कैसे पढ़ें, वो कैसे पढ़ें। बहुत सारे लोग हैं प्रीटी श्योर जिन्होंने गीता पढ़ रखी है, बट तुम उनसे अगर बात कर रहे हो और हो सकता है वो समझ भी गए, उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ ली है, बोल ली है और कोर्सेज भी कर लिए हैं इस पर, पर उनकी लाइफ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। वो अभी भी डिजायर्स के पीछे उसी लेवल पे चेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है तुम जिंदगी में जानते हो जिन्होंने मेडिटेशन कर रहे हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं दिख रहा। श्योर वो इंसान 2 घंटे मेडिटेशन करता है, हो सकता है वो किसी संस्था भी ज्वाइन कर रखी है उसने और उधर भी जाता हो, और बट तुम बिहेवियरली जब उस इंसान को देखते हो ऑब्जेक्टिवली दूर से, तुम्हें दिखता है यार इंसान अभी भी पैसे के पीछे भाग रहा है। अभी सारी चीजें जो कि तुम्हें लगता है कि डेफिनेशन में या थ्योरी में एक इंसान जो कह रहा है कि मैं इन सब चीजों से परे हो चुका हूं, मुझे अब ये सांसारिक चीजें इतनी बॉदर नहीं करती, ला 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 ला, तुम देख रहे हो एक्शन अभी भी इन्वॉल्व है, अभी भी इसको मजा आता है दूसरों के पेन में, दुख में, दर्द में, सेडिज्म है इसके अंदर, शार्डनफ्रॉइड है। तो ये सब चीजें गई कहां? ये मेरे अंदर, जब मैं खुद घुसा नहीं था इन सब चीज़ों के अंदर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कम से कम 3 या 4 साल पहले, कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ सराउंडेड था जो लोग मेडिटेशन ये सब करते रहते थे, स्पिरिचुअलिटी बोलते रहते थे। एंड ये आपको मेरे जो हम लोग पॉडकास्ट भी करते थे तुम्हारा रॉयल, उसमें भी आपने सुना होगा, मैं हमेशा बोलता था कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, फिर मेरे को पता नहीं है क्या है चीज़ें। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस यही था कि जब मैं लोगों को देखता था जो प्रोपोनेंट थे अपेरेंटली मेरे लिए, जो मैं रियल एग्जाम्पल्स देखता था, और मैं देखता था तुम लोग जो कह रहे हो या फिर वो जो चीज़ें होती भी हैं वो प्रैक्टिस में जब मुझे दिख ही नहीं रही, तो एक डाउट कास्ट करता था मेरे दिमाग में इस चीज़ की, यार फिर इसकी वैलिडिटी क्या है। एक डाउट ये हो गया। दूसरा, या फिर ये चीज़ें हैं या तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रही, या फिर ये क्लियर नहीं है, या फिर ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो रियल नहीं है। तो ऐसे को लेके बेसिकली लोगों को, जो प्रोपोनेंट्स हो गए, जो लोग कह रहे हैं हम बहुत फॉलो करते हैं बहुत फॉलो करते हैं, आप जानते भी हो ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी बातें सुन के फिर लगता है कि यार ये चीज़ तो फिर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। आफ्टर व्हेन आई टुक अ डीप डाइव इनटू इट, एंड मेरा बहुत अलग प्रोसेस है, मैं एक बहुत ही ऑर्गेनिकली घुसा हूँ इस चीज़ में, नॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इट्स समथिंग जो कि मेरा जो प्रोसेस था ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्शन से स्टार्ट करके क्रिटिकल थिंकिंग से, फिर जब मैं तीसरे मुकाम पे पहुंचा हूँ वो है अध्यात्म, वो बहुत ही ऑर्गेनिक अपने आप से हुआ है। मेरा किसी ने हाथ पकड़ के मुझे नहीं लेके गया, मेरा किसी इस वजह से नहीं हुआ कि लाइक किसी ने मुझे प्रोमिसेस दिए हों ये चीज़ें होंगी और फिर मैं घुस गया उस चीज़ में। मेरे साथ क्योंकि वो बहुत ही ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेस था और मैं खुद घुसा और धीरे धीरे पन्ने खुले मेरे लिए, तब वो प्रोसेस, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी चीज़ें ऑलरेडी अपने दिमाग में अपने साथ कर चुका था, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छी पकड़ थी मेरी, क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत भयंकर लेवल पे मैंने खुद से ही पकड़ बना ली थी, तो मैंने अपनी मेंटल फैकल्टीज को उस लेवल पे डेवलप कर लिया था कि जब ये तीसरी चीज़ आई तो मुझे पता चला मैं इसी चीज़ की खोज कर रहा था। मेरे लिए डिस्कवरी यही थी, क्योंकि मैं वेस्टर्न फिलॉसफी चाट रहा था, मैं चाइनीज जापानीज हर चीज़ में चाट रहा था, और मुझे पता है ट्रेसेस मिलते रहते थे, जो चीज मुझे लगती थी ये है, दिस इज द आंसर टू दैट बेस्ट सोल्यूशन, द फकिंग एपिक सोल्यूशन, द सोल्यूशन जो कि एक्चुअल में ह्यूमैनिटी की हेल्प करेगा, बिकॉज आई वॉज इन सर्च फॉर दैट। एंड ये चीज जब मुझे ट्रेसेस दिखते रहते थे, यहाँ पे ईस्टर्न में थोड़े दिखे, कुछ जापानीज फिलॉसफी में यहाँ पे दिखे, कुछ चीजें यहाँ दिखी, कुछ चीजें वहां दिखी, और वेस्टर्न में मुझे इतना दिख नहीं रहा था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट इंप्रेसिव चीजें थी नॉनदलेस। तो मेरे लिए जब ये चीज मैंने पढ़ने में घुसा, मेरे लिए एकदम से था कि वाओ, ओके, देयर इज अ सीरियलाइजेशन टू दिस, मैं यहां पे घुस सकता हूं। और मैं जितना ज्यादा चला गया, इट केप्ट मेकिंग सेंस टू मी, इट केप्ट मेकिंग सेंस टू मी। सो मेरा 2 तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, पहला कोई रिलीजियस सोर्स नहीं था, मोटिवेशन नहीं थी, रिलीजियसली मैं नहीं घुसा। आई थिंक दैट सेव्ड मी अ लॉट फ्रॉम बायसेस ऑफ रिलीजियस इन ग्रुप, इन तरह के ग्रुप थिंक, इन ग्रुप बायस जो होता है, या फिर वो तरह के कि मैं काइंड ऑफ बायस या कंफर्मेशन बायस में घुस रहा हूं, या किसी तरह की सिलेक्शन बायस में घुस रहा हूं, मैं कुछ कंफर्म करने के लिए घुस रहा हूं। नहीं, आई वेंट इन विद कंप्लीट जीरो एसोसिएशन एंड एन ओपन माइंड। सो मेरा जो प्रोसेस था वो यही था कि आई विल एंटर एनी डोर, बेसिकली आई डोंट केयर, वो अफ्रीकन फिलोसफी हो, कहीं किसी पर्टिकुलर जगह की, वो मायान की फिलोसफी हो, आई वांटेड
थिंग्स टू बी लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो, पहले वो चीज, दूसरा वो करा जा सकता है, तीसरा वो एक्चुअल में अल्टीमेट लेवल पे हेल्प करे किसी की। एंड वो आंसर मुझे सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेटली, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि बट वो मुझे यहां मिले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गीता एंड उपनिषद आर अगेन ये फिलोसफी किताबें हैं। बड़ू, अगर तुम्हारी मेंटल फैकल्टीज डेवलप नहीं हुई हैं तो तुम बस पढ़ रहे हो, सेम वे तुम प्लेटो भी पढ़ सकते हो, बट अगर तुम वो चीजें तुम समझ ही नहीं पा रहे हो या फिर समझ के तुम थियोरेटिकली समझ पा रहे हो, उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ पढ़ के किसी का दिमाग ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मसल है दिमाग, थिंकिंग भी एक मसल है। तो जैसे मसल डेवलप करने के लिए जिम जाना पड़ता है या फिर घर पे बैठ के पुशअप करने पड़ते हैं, पुलअप करने पड़ते हैं, जो भी तरह के आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, स्क्वाट्स करने पड़ रहे हैं, जो भी, आपको सेम वे में महीने से साल लगेंगे पहले मसल डेवलप करने में, फिर आप गीता अगर एक बहुत हैवी वेट हुआ वो उठा पाओगे। ऐसे समझो, इससे बेटर मैं आपको तरीका नहीं बता सकता। सेम विद अ लॉट ऑफ फिलोसफीज बाय द वे, इवन विद कांट, इवन विद नीचे, इवन लॉट ऑफ फिलोसफर्स। ये कभी हम ये नहीं कह सकते कि बाकी फिलोसफर्स कम हैं, वो नहीं है। एक से एक गजब लोग इस पृथ्वी में किसी ना किसी टाइम पे उन्होंने जन्म लिया है। इवन बुद्धिज्म तुम्हारी बोधिसत्व फिलॉसफी हो गई, इट्स ब्यूटिफुल। कितने लोग हैं जिनमें लोगों को पता ही नहीं कि मास्लो की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और जो पिरामिड के ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो वो है, वो एक्चुअली में बोधिसत्व की बात कर रहा है। ये मास्लो की खुद की राइटिंग्स में उसने लिखा है कि वो उस चीज को बार बार रिवाइज करता चला गया और एंड में आके उसने कहा कि ये मीनिंग जो था मैं स्टार्टिंग में लिखा था उसने, वो है ही नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग लिख के गया वो एंड में उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। वो बोधिसत्व है, दैट्स द पर्सन जो कि टॉप पिरामिड में आ गया है, जो बोधिसत्व प्रैक्टिस कर रहा है। तो आपको समझते चले जाओ चीजों को कि खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में एक से एक, और एक मेंटल स्टेट्स हैं। आपकी जो करंट लेवल कॉन्शियसनेस है उससे बहुत एक्चुअल में हायर लेवल कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही हैं। ये सत्य है, ये एक्चुअल में सत्य है। और उसके लिए जिस तरह से आप कुश्ती, वजन उठाना, दौड़ना, कार्डियो करके अपनी बॉडी की प्रिपरेशन करते हो, अलग अलग मसल्स की वर्कआउट करके आप उनको स्ट्रांग बनाते हो, आपको मेंटल वर्कआउट करना है बहुत तगड़े लेवल पे। और वो शुरुआत होता है, इसलिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इंट्रोस्पेक्शन पे, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं क्योंकि मैं फर्जी की बातें नहीं कर सकता, मैं हवाई बातें नहीं कर सकता कि मैंने कह दिया एक एरोप्लेन है एरोप्लेन है और तुम कह रहे हो भाई अच्छा ठीक है, एरोप्लेन लैंड कैसे करते हैं, पायलट क्या होता है, एरोप्लेन में क्या क्या पार्ट होते हैं इंजन के, वो मुझे पता ही नहीं। अगर तो सिर्फ एरोप्लेन दिखाना तो बेवकूफ वाली बात हो गई ना। नहीं भाई, समझाना भी पड़ेगा मैकेनिक्स ऑफ इट। सो फर्स्ट मैकेनिक्स मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन वाले वीडियो में। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि तुम्हें समझना है क्या, और उसमें मैंने थोड़ा सा न्यूरो साइंस का भी एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का भी एग्जाम्पल दिया है। एक्चुअली कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मैंने ज्यादा एग्जाम्पल दिया है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी उसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज जितनी ज्यादा आप करोगे और जितनी ज्यादा आपकी मसल्स डेवलप होती जाएंगी, उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तब फिर आप गीता पढ़ते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, आप उनकी जो सीख हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, आपको पता चले कि चीज में ऑलरेडी मैं भी कहीं ना कहीं हाथ पैर मार मार के इतनी एक्सरसाइज कर करके मैं इस तक पहुंच पाया हूं, महसूस कर पा रहा था कुछ ऐसा होता है। और फिर वो चीज लर्निंग आपको कहेगी हाउ मैं तुम्हें एक प्रिसाइज वे में लेके जाता हूं। गंगा नदी जैसे आपके गांव के, आप जहां भी रहे हो वहां बहती, तो आप बचपन से डाइवर हो, आप डाइविंग कर रहे हो, खूब लेवल की डाइविंग कर ले, तो कहने को आप प्रोफेशनल एलीट एक्सपर्ट लेवल डाइवर हो। बट फिर होता है एक ट्रेनर से मिलना, एक मेंटोर से मिलना, वो तुम्हें कहता है आप इसको प्रिसाइज एक्सरसाइज एक ABCDE इस फॉर्मेट में तुम्हें लेके जाएं ताकि वो ऑप्टिमम ग्रोथ तुम्हारी हो। तो ये डिफरेंस है। तुम्हें अपनी मेंटल फैकल्टीज खुद से पहले डेवलप करनी पड़ेंगी, बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेंगी, तो तुम्हें काइंड ऑफ डाइवर बन जाते हो, तुम डूबने लग जाओगे थॉट्स में, तुम बहुत गजब थॉट्स पे पहुंच रहोगे, लेकिन वो प्रिसाइसनेस नहीं होगी, वो पथ नहीं दिखेंगे तुम्हें क्लैरिटी में। तुम्हें एक्सपर्ट लेवल डाइवर होना पड़ेगा, फिर तुम लेवल अप बहुत तेज करोगे, बिकॉज तुम्हें कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में टाइम नहीं लगेगा। तुम बैठ के नहीं सोचोगे क्या रहा है, तुम समझ पाओगे। स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट वाला सीन हो जाता है, दैट यू आर नाउ capable of being a giant, but you need to still stand on the shoulders of giant. हिस्ट्री है लोगों की जिन्होंने बहुत तकड़ी थॉट्स प्रोड्यूस किए हैं, एंड इट हेल्प्स यू टू रीच दैट पॉइंट वे सूनर या क्विकर। जितना ज़्यादा इंसान समझदार होता चला जाता है, और बिलीव इट और नॉट, इनमें सीमाएं हैं। समझदारी की भी सीमाएं होती हैं बहुत तगड़े लेवल पे, यानी कि हर एक समझदार इंसान सेम लेवल पे नहीं है। कॉमन सेंसिकल बात है, ठीक है। तो यानी कि आप जितना ज़्यादा समझदार होते जाते हो, आप कुछ चीज ऐसी रियलाइज कर रहे हो जिससे आप एक लेवल ब्रेक करते हो।
यानी कि रियलाइजेशंस होती है जिंदगी में। उनको बहुत अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग चीज बोली गई हैं। कुछ कल्चर्स में एपिफनी बोला गया है। कुछ चीजों में हो सकता है जैसे तुम्हारा इवन उसका जो ख्याल है, तुम्हारा आइजैक न्यूटन की स्टोरी है कि एप्पल गिरा एंड देन ही हैड दैट इंस्टेंट रियलाइजेशन। ये भी काइंड ऑफ आप ले सकते हो कि आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में एक टाइम आता है सोचने की वजह से, बैठने की वजह से, लिव इन लीजर की वजह से, एक मोमेंट होता है जिसमें आप स्नैप करके आपकी पूरी रियलिटी सडनली अपग्रेड हो जाती है। यानी कि आपकी प्रीवियस रियलिटी जितनी भी वे में फॉर्मुलेट कर रहे थे आप, अब आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि यू रियलाइज समथिंग दैट हैज चेंज हाउ यू कंप्लीटली अप्रेज और सी रियलिटी। यानी द फ्रेम्स इन विच यू सॉ द वर्ल्ड, अब वो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। काफी लोगों के लिए आजकल तुम अगर पढ़ रहे हो तो सिलोसाइबिन आया हो, उसका ये सब चीजों के बारे में बात चल रही है जो कि वो काइंड ऑफ शॉर्टकट्स हो गए। बहुत लोग बात करते हैं कि कुछ अगर आप पदार्थ ऐसे लो जिनके सेवन जैसे, वो क्या बात कर रहे हैं, सडनली आप एकदम प्रोपेल हो जाते हो। और इसको मैं बहुत डेंजरस शॉर्टकट ही कहूंगा क्योंकि आपने वो मेंटल जर्नी करी ही नहीं जहां पे अपने ब्रेन, अपनी कॉन्शियसनेस को आप इतनी हेल्थी, इतनी मस्कुलर बना पाए कि वो तैयार है कि अगर तुम्हें अभी ग्रेविटी, तुम्हें एक स्पेसशिप में बैठा के मैं एकदम सटाक से भेज दूं G8 या जो भी कहते हैं, ग्रेविटी का पॉइंट, जहां पे तुम्हारा वेट तुम्हें फील होने लग जाएगा अपने अंदर, बॉडी में बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई है दोस्त, तुम्हारी फट के आदमी आ जाएगी ना। तो जितने लोग स्पेस में आते हैं इसलिए इतनी भयंकर रिगरस ट्रेनिंग होती है उनकी। सेम वे को रखो कि तुम्हें अपनी बुद्धि को भी इसी वे में ट्रेन करना है। जितने लोग ये पदार्थ का सेवन करते हैं और कह रहे हैं ये इससे मेरे को रियलाइजेशंस होती हैं, और यही होती है उनके खाने सुनना हमेशा से कि तुम कुछ रियलाइज करते हो। किसी को भगवान दिख जाता है, किसी को आत्माएं दिख रही हैं, किसी को पता नहीं दुनिया अपसाइड डाउन दिख रही है, किसी को एकदम ही खतरनाक स्केरी रियलाइजेशंस हो रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। किसी को अपने जो लोग गुजर चुके हैं वो लोग से मुलाकात हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं आफ्टर लाइफ दिख गई। अगर तुम अपनी जिंदगी में वो फ्रेम्स नहीं कैप्चर कर पाए हो जिनसे तुम चीजों को, जो नई इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको किसी तरह से रख पाओ, तो बहुत स्केरी चीज है। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में इसको कहते हैं रोल्स एंड मेटाफर्स। इंसान सोचता रोल्स और मेटाफर्स में है। अगर तुम्हारा प्री एग्जिस्टिंग मेटाफर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो बहुत डेंजरस चीज हो जाती है और तुम कुछ और ही समझ जाओगे इन सब चीजों को। इसलिए कोई इंसान बैठ के कहेगा भूत एग्जिस्ट करते हैं, 100%। मैं तो भूतों से बातें हुई हैं। तुम्हें अगर सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन में तुम्हारे सामने रख दो और तुम्हारा अगर दिमाग नहीं है तैयार उसको एक्सेप्ट करने को या समझने को, यानी कि मेटाफर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उसको समझने के, तो चच्चा आप नहीं समझ पाओगे, आप कुछ और ही समझ जाओगे। इसका एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बर्ट्रांड रसेल ने बात कही थी, अ स्टूपिड मैन्स रिपोर्ट ऑन व्हाट अ क्लेवर मैन सेज इज ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज ही विल ट्रांसलेट दैट इनटू व्हाट ही कैन अंडरस्टैंड। जब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिसाब से यानी कॉग्निटिव फ्रेमवर्क नहीं है, पियाजे के हिसाब से स्कीमा नहीं है, तो आप उस चीज को कैसे समझ पाओगे? अगर मैं तुम्हें कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तुम्हें लग रहा है सडनली कि क्या बातें कर रहे हैं, वो क्यों फील हो रहा है? इसको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स भी कह सकते हैं सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके बेसिस पे तुम कह पाओ कि मैं इसको समझ सकता हूं। यू हैव नथिंग टू रिलाई ऑन, नो फ्रेमवर्क्स, नथिंग। सो तुम्हारे को किसी चीज को समझने के लिए जो कि बहुत भारी भरकम हो गई, समझने के लिए किसी लेवल की एक्सरसाइज और फ्रेमवर्क्स को इजाद करना जरूरी है। यू ought to create some sort of frameworks through your own self work, intellectual work, कि तुम्हारे सामने जब realization आए तो तुम उसको contextualize कर पाओ, समझ पाओ, ब्रेक डाउन कर पाओ, समझ पाओ कि कह क्या रहा है, असली मीनिंग क्या है। और जितने लोग शॉर्टकट्स ले लेते हैं इन पदार्थों से, बहुत डेंजरस चीज ये है उसमें कि आप पता नहीं क्या समझ जाओगे और आप क्या ले जाओगे और आप पता नहीं दुनिया को, सृष्टि को क्या समझने लग जाओगे। इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी। तब करूंगा जब अगर आपको लगता है आप तैयार हो, वाकई आपको लगता है। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और सॉरी जरूरत है, क्योंकि न्यूरो इमेजिंग यानी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक से इन्होंने पाया है, आज के टाइम पे साइंटिस्ट पा रहे हैं, आप मेडिटेशन से ही अपने दिमाग में ब्रेन केमिस्ट्री में चेंजेस ला सकते हो। तो जो भी ऑल्टरेशन जिनसे आपको पदार्थों की जरूरत पड़ रही है, आपको एक्चुअली में उसकी भी जरूरत नहीं है। बट यही बात आती है ना कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन को भी फिर हमें बहुत ही अलग तरीके से देखना है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, कुछ प्रोसेसेस बहुत हाई लेवल प्रोसेसेस होते हैं, हमें अब यहां पे शुरुआत में समझना है मेडिटेशन एक बहुत हाई लेवल प्रोसेस है। मेडिटेशन एक्चुअल में एक बहुत हाई एडवांस लेवल प्रोसेस है। उससे पहले तुम्हें एक्चुअल में एक्सरसाइज करनी है अपने ब्रेन की कि तुम मेडिटेशन से भी अवेल कर पाओ, जिससे तुम अपनी न्यूरो केमिकल या तुम्हारा न्यूरल सर्किटरी है उसमें भी तुम चेंजेस ला पाओ, उनको अल्टर कर पाओ।
आपके दिमाग में इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशंस होंगी जो आपको एलिवेट करेंगी, कॉन्शियसनेस लेवल आपका एलिवेट हो जाएगा। एंड जितने ज़्यादा रियलाइजेशन होते जाते हैं उतना ज़्यादा इंसान इवन बिहेवियरली भी फर्क पड़ता है। आप बिलीव इट और नॉट, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप अपनी पर्सनालिटी टाइप भी चेंज कर सकते हो मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअली वो कैपेसिटी बिल्ड कर चुके हो अपने दिमाग में, तो रियलाइजेशंस जो हो रही हैं उससे आप बहुत लेवल पे चीज़ें बदल सकते हो, क्योंकि आपकी दुनिया को देखने के नज़रिए कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। जब दुनिया को देखने के नज़रिए ही चेंज हो गए तो आपके कितने सारे एरियाज में लाइफ में फ़र्क पड़ता है आप सोच नहीं सकते। डिप्रेशन के सारे मार्कर्स हो सकता है चेंज हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपको एक टाइम पे पुश कर दी थी नेगेटिव थिंकिंग में, वो चीज़ें ही हो सकता है इररेलेवेंट हो जाएं कंप्लीटली। जब वो इररेलेवेंट हो गई तो वो सारे मार्कर्स या जितने ट्रिगर्स थे वो काइंड ऑफ बैठ गए, वो डिफ्यूज हो गए, उनकी बैटरी खत्म हो गई, तो वहां से मुक्ति पा गए। इसलिए मुक्ति वर्ड बार बार आता रहता है, आप एक चीज समझना, मोह माया मुक्ति, सबसे मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए। क्या है मुक्ति? मतलब वो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फंक्शन है मुक्ति। ये बहुत कोई इम्प्रैक्टिकल, बहुत ही कोई मैजिकल चीज नहीं हो रही। सेम विद एंग्जाइटी। तुम्हारी एंग्जाइटी क्या है चीजों को लेके, कि तुम्हें कुछ चीजों को लेके तुमने इस तरह से चीजों को तुम परसीव कर रहे हो कि वो तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी जनरेट कर रही हैं। अब हो सकता है जेन्युइनली फिजियोलॉजिकल, बायोफिजियोलॉजिकल अपब्रिंगिंग से आ रहे हो, यानी कि बायोफिजियोलॉजिकल लेवल पे तुम्हारे ऐसे चेंजेस आ चुके हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड कि अब वो ट्रिगर ऐसे डेवलप होगा कि तुम्हें एंग्जाइटी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे। अब ये तुम्हारे चाइल्डहुड से भी आ रहा है, हो सकता है ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से आ रहा है, हो सकता है जेनेटिकली हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट अगेन कॉग्निटिवली देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स न्यूरो इमेजिंग, ब्रेन इमेजिंग, इन सब चीज़ों से और तुम्हारी बहुत सारी स्टडीज है जिससे उनको पता चल रहा है कि एंग्जाइटी बहुत लेवल पे रिलीव होती है, कम होती है थ्रू मेडिटेशन। तो क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना कि आप एक ऐसी स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन पे आ जा रहे हो जहाँ से आपकी एंग्जाइटी लाइफ को खत्म होती है। लेकिन उसके ऊपर भी मेडिटेशन का दूसरा तरीका ये है कि वो सोशल एंग्जाइटी और बहुत तरह की एंग्जाइटी में भी फर्क ला सकता है, क्योंकि आपका परसेप्शन ही बदल देगा एक रियलाइजेशन की वजह से। सेम जो डिप्रेशन में अप्लाई हो रहा था कि अब आप वो चीज़ें जो आपको एक टाइम पे इतनी मायने रख रही थी, इतनी इंपॉर्टेंट रख रही थी, जिसकी वजह से आप क्रिपल हो जा रहे थे, आप इतने क्रिपल हो जा रहे थे कि आपका डेंजर या फियर रिस्पॉन्स सिस्टम, जो एंग्जाइटी बेसिकली एक फियर रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, ठीक है, एंग्जाइटी डेवलप होती है जब फियर रिस्पॉन्स सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, वो फियर ही अब नहीं रहा फियर, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ गए। तो आप ये भी समझ सकते हो कि रियलाइजेशंस की पावर क्या है और किस लेवल की रियलाइजेशंस होती जा रही हैं। और इसी रियलाइजेशंस में एक लेवल आता है जिसको हम लोग कहते हैं एनलाइटनमेंट। बुद्धिज्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ये हिंदुइज्म में भी एग्जिस्ट करता है, अलग अलग तरह की तुम्हारे शैविज्म, शक्तिज्म, तरीका, जो भी तुम मेडिटेशन उठा लो, तांत्रिक जो जैसे हो गई तुम्हारे शैविज्म के अंदर, या बहुत तरह की मेडिटेशन होती हैं। और क्योंकि बहुत सालों से मेडिटेशन हो रही है इसलिए बहुत तरह के सिस्टम है मेडिटेशन के। कोई विजुअल मेडिटेशन सिस्टम है, कोई नॉन विजुअल, कोई वर्बल सिस्टम है, कोई नॉन वर्बल। सबका वेदांता हो चाहे कोई और हो, वो लेके तुम्हें यहीं जा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मुक्ति से। यानी कि तुम एक ऐसा लेवल क्रॉस करते हो जहां पे तुम्हारी ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। वो प्रॉब्लम्स कैसे मुक्ति मिलती है? क्योंकि अध्यात्म स्टडी है आत्मा की। अध्यात्म, आत्मा, when you study अध्यात्म does not mean what you think it means। और ये बहुत सिंपल है, गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम समझना चाहो तो वो तुम्हें समझ आएगा कि ये शरीर तुम्हारा, इस जो तुम जीवन जी रहे हो इधर तक का मिला हुआ है, ये बोरोड एंटिटी है। एक शरीर का जो नाम रख दिया गया है उसने एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर दी एक लेवल पे। फिर इस नाम के साथ तुम बढ़ते गए तो इंटेलिजेंस, क्योंकि जब तुम शुरू होते हो तुम्हारा बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है, बच्चे हो, तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, 25 तक तो तुम्हारा ब्रेन फॉर्म होता है कंप्लीटली। सो तुम 25 तक दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाएंगे, है कि नहीं खतरनाक बात? उसके ऊपर एक समाज है तुम्हें जो चीजें बेचने को उतारू है। चीजें तुम्हें तभी बेच सकते हैं अगर तुम इनसिक्योर हो। एज लॉन्ग एज तुम्हारे अंदर नीड नहीं है तुम चीज नहीं खरीदोगे। तो उसको तुम्हारे अंदर नीड डेवलप करनी है, तो वो तुम्हें कहेगा तुम साले सुंदर नहीं हो, तुम मस्कुलर नहीं हो, तुमसे लड़की नहीं पटेगी, तुम हैंडसम नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो, तुम्हारे पास बुगाटी नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है। तो एक समाज है हमारे अराउंड जो कि कैपिटलिज्म, मैन मेड, ह्यूमन मेड सिस्टम से आ रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट प्रिडोमिनेंट सिस्टम जो कि रूल कर रहा है वो है काइंड ऑफ कैपिटलिज्म का पूरा फॉर्म नहीं, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म नहीं, बट 70% कैपिटलिस्टिक। यानी कि कंपनीज के पास इतनी ताकत है कि वो आपको बेचने के लिए कुछ भी ऐड बना सकते हैं, चाहे वो कितने भी इन्वेसिव, परवेसिव एंड मैनिपुलेटिव हो।
होते हैं। एड्स लिटरली साइकोलॉजिकली वर्क करते हैं आपके अंदर एक नीड जनरेट करने के लिए, तो आपको मैनिपुलेट ही कर रहे हैं कुल मिला के। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इज प्लेन मैनिपुलेशन। बहुत कम होता है जो कि बहुत ऑनेस्ट है, और जो ऑनेस्ट बेस भी सिस्टम कर रहे हैं वो भी वही रिसर्च बेस पे जा रहे हैं कि किस लेवल पे हम आदमी को हुक कर पाए। ठीक है, तो आपका तीसरा लेवल क्या हुआ? एक्सपोजर समाज से, वो भी आपको कायदे से चपेट में लगाने में बैठा हुआ है। चौथा लेवल हुआ सेल्फ आइडेंटिटी, क्योंकि आप शुरू हुए एक छोटू छोटू मुन्नू मुन्नू से। ठीक है, आपका पूरा पूरा ब्रेन का या पर्सनालिटी का जो बनेगा कुल मिला के कोर 50% जेनेटिक हो गया, 50% बैठता है जब आप छोटू से बच्चे से, आपके माँ बाप ने आपको कितना हक किया, कितना प्यार किया, जब आप नाराज थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीजें तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, तो उन्होंने कैसे मैटर रिजॉल्व किया आपके साथ। अब यहाँ पे कोई कितनी बकवास कर ले कमजोरी की, ताकत की और ये सब की, इसलिए बहुत डेंजरस चीज़ होती है जब हम पता है मर्दों को कमजोर बोलने लग जाते हैं, औरतों को कमजोर बोलने लग जाते हैं, या फिर औरतों को ताकतवर बोलने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं हमारे ज़िंदगी के, इनको आप इग्नोर कर रहे हो। किसी इंसान की अगर बचपन में पिताजी मुक्के और घूंसे जड़ रहे थे उसके या उसकी घर वालों के, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे एक बहुत भयंकर लेवल पे पर्सनालिटी पे फर्क आने वाला है। बहुत भयंकर लेवल पे पर्सनालिटी पे फर्क आने वाला है। अटैचमेंट स्टाइल से लेके एंग्जाइटी इश्यूज से लेके तुम्हारे फ्लाइट एंड फ्लाइट, तुम्हारे जितने भी हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हो गया उसका एक्टिवेशन क्या है, कॉर्टिसोल का तुम्हारा जितनी भी चीज़ें हो गई, तुम्हारा एंग्जाइटी पूरा जो फ्रेमवर्क है उसके ब्रेन के अंदर, प्लस वो किस तरह से लोगों से प्यार कर पाएगा, उसका बचपन से आप क्या सीखे हो वही तो आपकी अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई ना लाइफ में। अगर आप बचपन से सीखो कि मेरा बाप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मेरी माँ, उसको छोड़ के चला गया, मेरी माँ जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए मेरे बाप को और मुझको, हमको छोड़ के चली गई। सोचना अगर वो 5 या 7 साल का बच्चा देख के बड़ा हो रहा है तो क्या वो जिंदगी में कभी इजीली हेल्थी वे में रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर पाएगा, या उसको बहुत लेवल पे प्रॉब्लम होंगी जिसको पता भी नहीं क्यों हो रही हैं। 25 में मुझे डर क्यों लगता है कमिट करने में। ये है साइकोलॉजी, ये है चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो बहुत मेजर स्टडी है आज के टाइम पे, मेजर स्टडी है, ये कोलोसल स्टडी है ह्यूमन नेचर पे। आप उसको कूड़े में डाल देते हो जहां पे कहते हो आप वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे हम सब सेम टेम्पलेट में पैदा हुए थे, हम सबके सेम एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ऐसा तो है नहीं चाइल्डहुड में ट्रॉमा और पता नहीं किस लेवल की पेरेंटिंग, किस लेवल के एक्सपीरियंसेस हम लेके आए हैं। अबे जब मैं 4 साल का था, 6 साल का था, 10 साल का था, तब थोड़ी मेरे नर्वस सिस्टम के साथ क्या खिलवाड़ होगा मैं मैनेज कर सकता था, रेगुलेट कर सकता था। मेरे माँ बाप एक दूसरे पर चप्पल मारेंगे, प्यार करेंगे, मुझ पे गालियां बकेंगे, मुझको कंपेयर करेंगे, मुझ पे मेरे को भाइयों के साथ कंपेयर करेंगे, मेरे को इनडायरेक्टली पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर देंगे, ये सब मैं थोड़ी कंट्रोल करता था। इसने मेरी पूरी पर्सनैलिटी ऑलरेडी लोड़े लगा के हाथ में रख तो दिए। अब उसके बाद तुम सडनली क्या करो, आज के मैन, अबे आज के मैन कोई एक हम गाय थोड़ी हैं कि सबकी सब एक ही तरह के हैं, सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। इंडिविजुअल पर्सनालिटी चाइल्डहुड से लेकर अभी तक, फिर उसके जेनेटिक कंपोनेंट क्या हो गए उसको देखते मद्देनजर रखते हुए कोपिंग मैकेनिज्म क्या सीखा किसी इंसान ने, सब कुछ मैटर करता है। प्रॉब्लम क्या है, तुम जिनसे सुन भी रहे हो उनकी जिंदगी भी तुम नहीं जानते हो। सत्य यही है, तुम्हें वो एक नैरेटिव दे रहे हैं जो वो देना चाहते हैं, वो है मैं शक्तिशाली हूं मैं शक्तिशाली हूं। अबे ऑब्वियसली शक्तिशाली कौन नहीं बनना चाहता, डिजायरेबल ट्रेड है, राइट? तो हम वो पी रहे हैं। सच क्या, मैंने थोड़ी देर पहले बात क्या करी, अ लॉट ऑफ इट इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बिकॉज दे आर सेलिंग समथिंग टू यू। रियलिटी तो ट्रेजिक है ना। तुम किसी भी इंसान की कहानी अगर 3 घंटे की मूवी में देख लो ना, तुम्हें आंखों में आंसू आ जाएंगे। तुम्हें दुनिया का सबसे लीचर इंसान जो लगता है या फिर दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान जो लगता है, तुम अगर उनकी रियल लाइफ अगर किसी ने डायरेक्ट करी और रियल स्टोरी बेस्ड हो, तुम्हें तरस आ जाएगा उस इंसान के लिए। हम सबकी जिंदगी में बहुत चुदाव हुए हैं भाई और मेरी बहन, हम सबके साथ ट्रेजेडीज हुई हैं। हम कोई नहीं है बहुत स्ट्रांग और अमेजिंग और बहुत स्ट्रांग हूं, ये सब हम ये प्रिटेंशन है। इसका मतलब ये नहीं स्ट्रांग लोग एग्जिस्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स इमोशनल रेजिलियंस मार्कर है, एक्चुअल मार्कर है, वो एग्जिस्ट करता है। कुछ लोगों के अंदर बहुत हाई रेजिलियंस होता है। इसका मतलब ये नहीं जस्ट बिकॉज कोई स्ट्रांग हो गया तो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। श्योर आप चीजों में कंप्लीटली डिफरेंटली कुछ चीजों में एक्ट करोगे, आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे, आप भिड़ पाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्त। रेजिलियंस हाई होना मतलब ये नहीं तुम रोगे नहीं या तुम्हारे लगेंगे नहीं या तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगा। हो सकता है कंपैरेटिवली कम हो,
बट बिड़ू कंपैरेटिवली सबकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होते हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ये सब, उनको हम इतना सिंप्लीफाई कर डालते हैं, और ये बहुत डेंजरस चीजें हैं, दिस इज स्कैरी। अब आए बुगाटी। सो बुगाटी को कैसे समझना है, जब बुगाटी के साथ करें क्या, ये है ना फिर प्रश्न, बुगाटी के साथ करें क्या। क्यों अध्यात्म से जब आप बुगाटी को देखते हो और नॉर्मली जब आप बुगाटी को देखते हो तो वो दोनों कंप्लीट डिफरेंट परसेप्शन होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम देख रहे हो बुगाटी को, जितने लोग भी देख रहे हो जो सठिया रहे हैं, लैम्बो हो चाहे कुछ भी हो, पहले तो सिंपल कॉग्निटिव फैलेसीज की बात कर लो। एक बहुत सिंपल सी फैलेसी जो तुम्हें पता, मुझको भी पता है, दुनिया में तुम्हें कोई भी चीज़ अभी ला के दे दी जाए, चाहे वो कितनी प्रेशियस हो, चाहे कितनी खूबसूरत, चाहे कितनी बढ़िया हो, ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन नेचर होता है कि तुम्हारे को 6 महीने में 3 महीने में पूरा मन उग जाएगा और तुम्हारे लिए वो कंप्लीटली वैसी चीज़ बन जाएगा, वो तत्व बन जाएगा या ऑब्जेक्ट बन जाएगा जैसे बाकी चीज़ें थी। उसकी कोर जो एनहांस्ड वैल्यू थी वो रिसीड होती चली जाएगी तुम्हारे दिमाग में। दैट्स हाउ ह्यूमंस वर्क। तो तुमको अगर मैं 4 लैम्बो भी दे दूँ ना, तुम पहले साल हो सकता है वो, क्योंकि कंसेक्यूटिवली दूंगा, हर 3 महीने में एक लैम्बो दूंगा, तुम सठाते रहोगे, एक लैम्बो आई, फिर 3 महीने बाद दूसरी लैम्बो आई, तुम जो पहली लैम्बो थी उसको हल्का सा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जो नई चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। फिर तीसरी आएगी तो हो सकता है उन दोनों में से तुम एक चूज करो और जो तीसरी वाले को चूज करो। फिर जब चौथी आएगी हो सकता है उन तीनों की कलेक्टिवली वैल्यू घुस चुकी है, तुम चौथे को कहोगे कि हाँ ये भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो ऑलरेडी 3 है ना मेरे पास में, इसमें है ही कैसा कुछ। यानी कि इसको कहते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल, समझ रहे हो, या ड्यूरेबिलिटी बायस कह सकते हो। इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि साला हमारे को जितनी भी खुशी दे दो ना, हम एक ट्रेडमिल की तरह होते हैं, हमें पहले स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए बहुत बढ़िया लगती है वो चीज़ें, तो चाहे वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तुम्हें मिल जाए, चाहे वो बहुत सारा पैसा मिल जाए, इसलिए बहुत सारी रिसर्च है लॉटरी विनर्स के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। फिर जो अराइवल फैलेसी होती है कि अगर बहुत सारा पैसा मिल गया आपको खुशी हो जाएगी, और वो क्यों नहीं मिलती, ये इसके जो सारे बिलियनर्स बात करते रहते हैं कि पैसे में खुशी नहीं है, पैसे में खुशी नहीं है, और हम कहते रहते हैं हाँ साले हमारा पैसा नहीं है, हमें दे दो हम बता देंगे तुम्हें। वो यही हो रहा है एक्सचेंज बेसिकली, उनको मिल गया, वो इस बात को समझ पाए बाद में कि अच्छा हम जो एज्यूम करके चल रहे थे सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलेगी जिंदगी की, वो नहीं मिली। ऑफकोर्स उनकी लाइफ एनहांस हो गई है, लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें फर्क आ गया उनकी लाइफ में। ऑफकोर्स कलेक्टिवली आप कहोगे एक लेवल पे ऑफकोर्स उनको हैप्पीनेस तो मिली होगी, बट कोर पे वो जो नहीं मिली, जो बातें करते हैं वो वही है ना। अब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट को घुसाड़ लो, अराइवल फैलेसी, हिडोनिक ट्रेडमिल, तो दिस रियलाइजेशन दैट जो अमीर लोग कहते रहते हैं। और चौथा पॉइंट सिंपल जो मैं रिसर्च की बात कर भी रहा था कि अगर ये सब चीज़ों आंसर होती यू नो बुगाटी ये सब, तो 40 के अराउंड प्रिडोमिनेंटली रिच इनकम नेशंस में स्टडीज हुई हैं बहुत प्रॉपर, हाई लेवल पे लोगों के लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आती, जिनके लाइफ में बच्चे भी थे। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट ओनली रिच एंड हेल्थी, दे आर रिच, प्रिटी, हेल्थी, दे आर गुड लुकिंग एंड दे हैव फैमिली, तब उनकी लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी की क्राइसिस, जो भी सोल्यूशंस तुम्हें मिल रहे हैं, बुगाटी हो चाहे लैम्बो, इनसे सॉल्व नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च भी कह रही है, एम्पिरिकल रिसर्च भी कह रही है। ये एज लॉन्ग एज टाइम एक्सिस्ट, बुद्धिमान, संत, सेजेस, सेंट्स, ये सब बात करते आ रहे हैं, फिलोसोफर्स, कुछ ना कुछ तो एक बात कंसिस्टेंट रही है ना, कि ये बात कभी खत्म नहीं होती। तो कहीं ना कहीं तुम ये चीज समझो कि आंसर मे भी नहीं है। तो अध्यात्म में इनको कैसे देखा जाता है, इसलिए डिजायर की औकात कम करी जाती है। और वो कैसे होती है, आप चाहे कितनी बकवास कर लो आपको नहीं आ जाएगा। मैं चाहे कितनी बकवास कर लूँ तुमसे कि अबे डिजायर कुछ नहीं होता, डिजायर को हटाओ, डिजायर को, नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने डिजायर को सेल्फ रेगुलेट करना नहीं सीखे। तो साइकोलॉजिकल टर्म इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। दूसरी तरह से तुम जिसको समझते हो गया सेल्फ कंट्रोल। अध्यात्म में इंट्रोस्पेक्शन जो पहला स्टेप हो गया, यानी कि तुम्हें अपने अंदर अपने साथ बैठना है। तुम जब अपने साथ बैठ के बहुत तगड़े लेवल पे इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर शक्ति आती है। और इस पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ कैसे करते हैं, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेट यानी कि तुम अब एनालाइज कर पाते हो, तुम परसेंटेज के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो कि अबे कौन सा डिजायर साला लिमिट में है, कौन सा बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है, और किस डिजायर की वजह से मेरे को चोटें लगती रहती हैं। यानी कि लेट्स से आप लड़कियों को देख के कंट्रोल नहीं कर पाते हो। यानी कि अगर आपकी कॉलेज में कोई लड़की है, आपको प्यार हो जाता है, सडनली वो डिजायर इतना हावी हो जाता है आप पे कि बाकी सारी चीज़ें, पढ़ाई, सोशल लाइफ, फोकस, इन सब चीज़ों की धज्जियां उड़ जाती हैं, तुम ओवर ऑब्सेस कर जाते हो। तो वो क्या हुआ, सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी जिसके बेसिस पे आप वो चीज़ मॉड्यूलेट कर पाओगे। सो पहला तो ये हुआ कि आप डिजायर मॉड्यूलेट कर पाओ, ये पहला स्टेप है। अभी भी अध्यात्म कुछ नहीं हुआ, मॉड्यूलेट करने से भी सब थोड़ी डिजायर मर गया।
ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में जो लगाती रहेंगी और तुम्हारे को अध्यात्म के टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन ले जाएंगी, उसकी प्रॉब्लम डिजायर है। अब वो क्यों है? क्योंकि अध्यात्म है स्टडी ऑफ आत्मा, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आत्मा यानी कि स्पिरिट्स और भूत और ये सब नहीं। जो बेवकूफ इंसान ये बातें कर रहा है कि भूत होते हैं, आत्मा ये है वो है, हाथ जोड़ लो उस इंसान के और बहुत दूर भाग जाओ, क्योंकि उस इंसान को ना मेडिटेशन के बारे में कुछ पता है और पता नहीं कुछ और ही कर रहा है वो, उसको करने दो। बट आत्मा मतलब ये नहीं है। आत्मा से मतलब तुम समझ सकते हो सेंशियंस। सबसे बेसिक वे में तुम्हें अगर लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली आंसर हुआ सेंशियंस, कॉन्शियसनेस, द फैक्ट दैट यहां पे कुछ है, द फैक्ट दैट कि तुम्हारी जब आंखें हैं जो भी चीजें परसीव कर रही हैं और इंफॉर्मेशन जो भेज रही हैं वो कहीं ना कहीं तो आयन बंडल्स कह सकते हो तुम इसको, न्यूरल सर्किट्स कह सकते हो, न्यूरॉन्स फायरिंग, बट ये सब एग्जिस्ट कर रहा है जो कि तुम्हें सोचने की क्षमता दे रहा है। इसको हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। इसको कहते हैं आत्मा। इसको स्टडी करना है। अब इस कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट कहां कर रही है? एक शरीर के अंदर कर रही है। शरीर के पास शक्ल है, शरीर के पास शेप है, फॉर्म है, मसल्स हैं। जो कॉन्शियसनेस को कैप्चर करके बैठा है ऑर्गन, वो अभी अंडर डेवलप्ड है। तुम एक बायोलॉजिकल बीइंग हो। बायोलॉजिकल बीइंग होने के लिए मैटर करता है मेरी शरीर मुझे कैसा दिखता है, मेरी शक्ल कैसे दिखती है। दूसरा आ गया समाज। बहुत ही भयंकर फैक्टर हो गया समाज, यानी कि समाज आपको क्या सिखा रहा है। कुल मिला के रियलिटी आप कैसे परसीव करते हो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है आपके समाज में क्या रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि 1800 सदी में जो पैदा हुआ है वो कंप्लीटली डिफरेंटली रियलिटी को परसीव करेगा जो इंसान 2023 में पैदा हुआ है। सोचना, क्योंकि अगर अभी 1800 सदी से या 1500 सदी से किसी इंसान को उठा लो और उसको अभी 2023 में डाल दो तो छलांग लगा देगा वो छत से, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। कोलैप्स हो जाएगा उसका फ्रेमवर्क ऑफ रियलिटी। सेम वे में एक 2023 वाले इंसान को अगर 1800 में लगा दो तो हो सकता है वो छलांग लगा दे, क्योंकि उसका फ्रेमवर्क मैच ही नहीं कर रहा जिस तरह से चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं। नहीं कर पाएगा कभी सोचना इस चीज़ के बारे में। मतलब जर्म थ्योरी ये सब चीज़ें हटा दो, मैं नॉन प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजिकली घुसने लग जाओ कहोगे तो डिजीज से आप पता नहीं मास वो कर दोगे, क्योंकि आप पता नहीं किस लेवल की जर्म्स लेके जाओगे 1800 में। वो सब बातें मत करो, फिक्शनली सोचो। पॉइंट ये है कि हमारा शरीर के साथ जो भी आइडियाज डेवलप होते हैं और जो समाज हम पैदा हो गए हैं उसमें जितने भी आइडियाज डेवलप होते हैं वो कंप्लीटली ओवरटेक कर लेते हैं। और क्योंकि हम एक सेक्सुअल बीइंग भी हैं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एज अ सेक्सुअल बीइंग भी आ जाता है। तो जितने भी डिजायर्स हैं, मानो ना मानो बहुत सारे तुम्हारे समाज से मिल रहे हैं, तुम्हें जिस समाज में तुम रह रहे हो। क्योंकि प्रूव करने के लिए तुम्हें कूल बनना है, कूल बनने के लिए तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने के बाद तुम्हारे पास स्टेटस भी होना चाहिए, स्टेटस होने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अब ये सब चीजें आती चली आ रही जो कि नीड्स की तरह देखने लग जाती हैं। तो क्या होता है, बहुत तगड़े लेवल पे डिजायर डेवलप हो जाते हैं। हो सकता है पूरी हायरकी डेवलप हो जाए डिजायर्स की, और उन डिजायर्स की वजह से तुम्हें रिवॉर्ड्स दिए हैं। अगर तुम इस हायरकी में पहुंच पा रहे हो यहाँ पे तो तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, ये रिवॉर्ड्स हैं, वो रिवॉर्ड्स हैं। तो हुआ क्या है, इस शरीर के साथ जो भी नाम अटैच हुआ है, नाम को जो भी शक्ल मिली है, जो भी तुम्हारे सेंशियंस या कॉन्शियसनेस जिस शरीर के अंदर है, वो शरीर के जीवन को समझ लगता है रियलिटी ये है। यानी कि रियलिटी है मेरी शक्ल, मेरा शरीर, कद, बाल, नाक, इसकी शेप, उसकी शेप, कितना शेपली हूं, कितना हॉट हूं मैं, कितना वो हूं। इसलिए तुम्हारी नीड्स इतनी ज्यादा इन सब चीजों पे बढ़ती चली जाती है। दूसरा स्टेटस, तीसरा मेरे डिजायर्स क्या हैं इस शरीर के अंदर जो मिले हैं। तो समाज से जो इंटीग्रेट हो रहा है सेल्फ का कॉन्सेप्ट, वो बन जाता है रियलिटी। इस रिलेशनशिप का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये है गीता। बट इस बात को समझने में इंसान को कि आत्मा और शरीर, यानी जो शरीर आपको मिला है वो जो आप रियलिटी परसीव कर रहे हो, वो दोनों चीजें अलग हैं। मैं कहूंगा आई डोंट थिंक इतिहास में और अभी भी देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ लोग जो कभी एक्चुअली फिगर आउट भी करने वाले हैं। वी लिव with the assumption the reality that we see, we perceive is reality। यानी कि इस शरीर का जो नाम मैंने रख दिया है, अब तुम एक चीज समझना, ऐसे तुम अपनी जिंदगी परसीव करते हो कि नहीं करते हो। तो रियलिटी है जो भी तुम्हारे शरीर का नाम है और इस शरीर का जो भी चेहरा है, आंखें हैं, जिसको तुम उस नाम से पहचानते हो, जो जीवन के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, उसे रियलिटी कहते हैं। क्या तुम ऐसे रियलिटी को नहीं समझते हो? ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे। Whatever, जो शरीर, जो नाम तुम अपने अपनी खोपड़ी में, अपने दिमाग में, अपनी सेल्फ को देके बैठे हो, और उस नाम का और शरीर का जो भी इंटीग्रेशन है विद रियलिटी, विद द सराउंडिंग्स, whatever is happening around you is reality according to you. The truth is now, अब इसको समझने में कितना भयंकर लेवल का लीप की जरूरत है ना, कि वेट,
जो भी ये शरीर है, जो भी सब कुछ है, ये परसेप्शन मैंने बिल्ड किया है बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मेरे दिमाग में अनडेवलप ब्रेन के होने की वजह से, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से, जेनेटिक इन्फ्लुएंस से जितनी भी चीजें हुई हैं, जो भी मैं बना हूं अपने दिमाग में, वो एक्चुअल में रिजल्ट है मेरे 0 से लेके 15 तक के, 18 तक के जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनकी वजह से। और उसको मैं पर्सनालिटी कह के बैठा हूं क्योंकि ये नाइविटी थी। दूसरा, मैं कहां से समझ पाता कि शरीर और आत्मा में भयंकर डिफरेंस है, और आत्मा एक्चुअल में भूत नहीं है। मुझे तो आत्मा को भूत बताया गया ना, आत्मा भूत प्रेत घुस जाते हैं तुम्हारे शरीर में, आत्मा चढ़ जाएगी, तुम्हारे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब हमें सिखाया जाता है। तुम आत्मा का मतलब ही कंप्लीटली, पहले तो ये होता है कि 0 पे शुरू हो, नहीं पता तुम्हें आत्मा का मतलब क्या है, ऑपोजिट ले जाए हम तुम्हें, आत्मा को बनाते हमने, भैया आओ भूत से जोड़ के पता नहीं क्या कर दिया, उसके बाद तुम्हारे बड़े बड़े पॉडकास्ट चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो तुम्हें और भयंकर लेवल पे आत्मा पता नहीं क्या क्या भेजे रहते हैं। तो भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई ना। तुम्हारे जितने भी डिजायर्स हैं वो कहाँ हैं, वो किससे कनेक्टेड हैं? द कंसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटी, जो रियलिटी जिसे तुम देख रहे हो है, वट एवर और हाउ एवर यू सी रियलिटी राइट नाउ इज द बेसिस ऑफ विच तुम्हारे डिजायर्स रिकग्नाइज होते हैं तुम्हारे दिमाग में। वो सब नल वॉइड लग के हाथ में आ जाती है जैसे जैसे आप रियलाइजेशंस उठाते चले जाते हो, और रियलाइजेशंस कुल मिला के यही हैं, वो द्वार पे लेके जा रहे हैं जहां पे तुम पता चलता है कि अबे ये आत्मा की स्टडी करनी है, ये बॉडी सब बोरोड है। और यही तो बात है ना कि जो तुम लेके आए हो ना लेके जाओगे, जितनी चीजें तुमने सुनी भी हैं, पिक्चर में भी सुनी हुई हैं, अब समझ रहे हो तुम शायद इन सबको काइंड ऑफ यू कैन पुट देम टुगेदर। क्या मतलब है कि ये शरीर एक दिन है चला जाएगा, इसके पीछे मत भागो, इससे कुछ ना मिलना, तुम्हें इसके बियॉन्ड होना है। अब तुम समझ सकते हो उसका मतलब क्या है। हायर कॉन्शियसनेस क्या होती है, अब तुम समझ सकते हो उसका मतलब क्या है। तुम्हारे को शारीरिक नामिक जो भी रियलिटी के हिसाब से तुम अभी जो रियलिटी को परसीव करो, जिससे तुम सिर्फ डिजायर्स और इन बंधनों में फंस जाते हो इंसानी बनाए, तुम्हें इससे ऊपर उठना है। ये है कुल मिला के मतलब। अब इससे ऊपर उठने के लिए तुम्हें समझ रहे हो किस लेवल की रियलाइजेशन चाहिए। तो जब तुम्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं बुगाटी और ये सारी चीजें, प्रॉब्लम ये है कि एक 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं। उसको इकोनॉमिक का मैं सिंपल प्रिंसिपल उठा सकता हूं, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग एक बहुत खूबसूरत चीज है, जिसका मतलब यह है कि कुछ चीजें जो शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया लगेंगी, पर वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लगा देंगे, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं वो। सो बहुत सारे सोल्यूशंस आज के टाइम पे सेल्फ हेल्प की रेल में, वेस्टर्न सेल्फ हेल्प की रेल में बेचे जाते हैं बुरी तरह से, जो कि एक्चुअल में अराइवल फैलेसीज से डूबे हुए हैं। दे ड्राउनिंग इन अराइवल फैलेसीज। ये कर लो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम्हारे बचपन में ताऊ चच्चा सब बता रहे थे वो वही हैं। भैया बेटा पैसा कमा ले, बेटा कसरत कर ले, बेटा दौड़ ले खूब तेज, बेटा नंबर 1 ले आ, क्लास में वो ले आ और तू हो जाएगा। अबे वो तो ऑब्वियस है, बट उससे तुम क्या कर रहे हो। अब यहां पे आप एक और चीज को क्रॉस करते हैं। भाई साहब, कोई तुमसे नहीं कह रहा इकोनॉमिक सब्जेक्ट में या फाइनेंस में या बिजनेस मैनेजमेंट में या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या मोलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, कोई भी सब्जेक्ट तुम उठा लो, इंजीनियरिंग कोई भी तुम्हें करनी हो, उसमें तुम पढ़ाई ना करो और पैसा भी कमाओ, सक्षम बनो, सशक्त बनो। अब आए तुम कुल मिला के वापस गीता में, तुम्हें बनना तो अर्जुन है ना। तुम्हारा जो भी तुम पद चूज करते हो इस शरीर और इस दिमाग में, वो जिसको तुम अपना धर्म कहोगे, उसमें तुम्हें अब इस लेवल पे जो कर्म है तुम्हारे को ट्रेन तो करना पड़ेगा अपने आप को, कि तुम अर्जुन के लेवल पे आओ, कि तुम बहुत बढ़िया काम करो, उससे तुम्हें फल भी मिलेंगे। लेकिन कुल मिला के अब आता है कि साइमल्टेनियसली जस्ट बिकॉज तुम्हारा कोई धर्म है, इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी इंटेलेक्चुअल जो हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचना है तुम्हें, उस गोल से तुम निकल लो। क्योंकि हमारे को, अब तुम यहाँ पे आंख बंद करके सोचो, इस समाज में हम पैदा हुए हैं, हमने पूरी रियलिटी हर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में चेंज कर देते हैं अपनी। 10 साल पहले जो आज टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट करती थी वो एक्सिस्ट नहीं कर रही। इंसान हर 10 साल में कंप्लीटली टेक्नोलॉजी एंड रियलिटी की परिभाषा ही चेंज कर देता है। बॉडी टाइप्स की, इवन सेक्सुअल बॉडी टाइप्स की, सेक्सुअल चॉइसेस की, सब कुछ की चेंज हो रही है परिभाषा, मीनिंग, अप्रोच, यूटिलिटी, मैकेनिज्म्स। 10 साल बाद जो पॉर्न हम देख रहे होंगे समाज में, वो बहुत डिफरेंट होगी आज जो देख रहे हैं उससे। हो सकता है हम उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज कर चुके हों। सेम वे पे तुम्हारी मेडिसिन की बात कर सकते हो, जो ट्रीटमेंट्स 10-20 साल पहले चल रहे थे, वो हो सकता है उनमें काफी अपग्रेडेशन आ चुका हो, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ चुका है। कैमरा फोन से लेके जो कैमरास में रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये रियलिटी हर 10 साल में चेंज होती रहेगी। तुम्हें बहुत बढ़िया लेवल पे अर्जुन तो बनना है, लेकिन तुम्हें समझना है रियलिटी रियल नहीं है, यह हर 10 साल में चेंज हो जाती है। तो इंसानी बनाई जितनी भी चीजें हैं, इसलिए ये भ्रम है। ये मैंने तुम्हें लॉजिकली समझाया।
तुम काइंड ऑफ समझ पाए कि रीजनिंग क्या है, कि यहाँ बात सही है, हर 10 साल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये एक्चुअल में रिप्लेसेबल चीज़ें हैं, यानी कि ये चीज़ें कभी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल और प्रेशियस थी ही नहीं कि ये मीनिंग हो सकती हैं, मीनिंगफुल या फिर पर्पसफुल हो सकती हैं, यानी कि इनको अगर मैं रख लूँ तो मेरी ज़िंदगी का मुझे मतलब मिल गया। इसलिए लोग खुश नहीं होते, इसलिए तुम्हारे रिसर्च एंड स्टडीज आफ्टर स्टडीज मिड लाइफ क्राइसिस से लेकर एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस पाई जाती है बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में, करोड़पतियों में, अरबपतियों में, कि ये एक्चुअल में खुश नहीं है। तुम्हारे सबसे बड़ा कोट क्या माइक टायसन का, कि भाई जिंदगी में उस इंसान से बड़ा योद्धा कौन है इस दुनिया में, उसने सब कुछ अचीव कर लिया, उसने जिस तरह का आप सेक्स सोच सकते सब कुछ होगा उसके पास, जो तरह की सुंदर लड़की होगी वो तक उसको मिल गई, सब कुछ, अमीरी, शोहरत, मल्टी मिलियनेयर, ग्रेटेस्ट मोस्ट फेमस पर्सन ऑन द प्लैनेट, और उसका पूछा जाए कि जिंदगी में आज वो खुद बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, ना कोई प्रेम है, ना कोई भी कनेक्शन है। वो खुद बोलता है कि ये सब चीज़ों का मीनिंग जीरो है, दे मीन नथिंग। उससे मुझे फिर लाइफ का पॉइंट क्या है, उसका आंसर पता है क्या है, ये मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है माइक टायसन। उसका आंसर है भाई, व्हाट माय चिल्ड्रन थिंक ऑफ मी, दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट, दैट्स व्हाट हिज लाइफ इज अबाउट, दैट्स व्हाट मैटर्स टू हिम द मोस्ट, नन ऑफ इट मैटर्स। पैसा, शोहरत, करोड़पति में चैंपियन था, सबका कोई मीनिंग नहीं है, सब जिल्च है उसके लिए। जो इंसान सब कुछ पा गया वो बोल रहा है तुमसे, उसके बाद तुम्हारा टायसन फ्यूरी भी सेम बात बोलता है, वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, वो भी बोलता है कि मेरे बिलियनर दोस्त हैं, उसका पूरा वीडियो है, कह रहा है मैं बिलियनर दोस्त है मेरे, बिलियनर्स को जानता हूं, वो डिप्रेस्ड है अपनी जिंदगी में पूरी तरह से। तो कह रहा है भाई इतना सारा करोड़पति अरबपति पैसों के फायदा क्या। अब यही बात आई ना, क्यों, क्योंकि रियलिटी का कंसेप्शन कंप्लीटली डिफरेंट है, एंड ये बात अध्यात्म में समझा रहा है। हर रियलिटी जब 10-10 साल में 20-20 साल में बदल रही है, तो जब रियलिटी खुद इतनी फिकल है, जब वो खुद स्टेबल नहीं है, जब वो खुद कह रही है हमें चेंज होना, और रियलिटी में लेके कहाँ जा रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज में। हम अपनी सांस इतनी गंदी कर चुके हैं, जमीन इतनी गंदी कर चुके हैं, जानवरों की जगह हम कंप्लीटली पशुओं के हमने स्थान खत्म कर दिए हैं, उनके हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंसान कर क्या रहा है, उसके एक्शंस, उसकी रियलिटी जो हम कह भी रहे हैं, जिसके प्राउडली आप तुम कह सकते हो मैं इससे बड़ा मीनिंग और पर्पस प्राप्ति ले रहा हूं, अबे उसके एंड्स भी क्या है ये देखो ना। इंसान जिस सृष्टि में पैदा हुआ था अर्थ में, उसको इनहैबिटेबल, अनइनहैबिटेबल बना रहा है वो। तो सोचो कि कहीं ना कहीं वो रियलिटी पे कुछ प्रॉब्लम है, और हो सकता है वो रियलिटी सही रियलिटी हो भी नहीं, हो सकता है वो रियलिटी सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इनोवेशन के लिए, वो किसी तरह की एक जिद, स्टबर्डनेस, या फिर एक बहुत खतरनाक लेवल पे ईगो द्वारा रचित और सिद्धांतिक वे में वो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए हमें वो बहुत ही सर्वनाशिक पथ पे लेके जा रही है। इसीलिए आज की जितनी रिसर्चेज हैं, जितनी स्टडीज हैं आ रही कि यूथ में इतने भयंकर लेवल पे डिप्रेशन, एंजाइटी बच्चों में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने एक रियलिटी ऐसे एग्जिस्ट क्रिएट कर डाली है। हम उन टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रिच इनकम कंट्री से लेकर जितने भी लोगों को कर लो, हम इतिहास के हिसाब से कंपेयर करें तो हम बहुत अमीर हैं। अर्थ इस वक्त लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, तब भी आज के बच्चे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब की तुम्हारी डायग्नोसिस निकलता चला आ रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमने रियलिटी ऐसी रच दी है भाई। जब एक बच्चे को हमने सोशल कंपैरिजन के हिसाब से इतनी भयंकर लेवल पे एक्सपोजर दे दिया कि उस इंसान को उस रूप में, उस टाइम पे जब उसका दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो बच्चा है छोटा, और उसको अपनी सेल्फ इमेज इतनी भयंकर लेवल पे कंपेयर करनी पड़ रही है, वो फोर्स किया जा रहा है कंपेयर करने को, तो भाई वो क्यों नहीं फील करेगा? ये रियलिटी हमने रचित करी है। तुम उसी रियलिटी के बोल गा रहे हो, गाने गा रहे हो और गुण गा रहे हो। जब हम बुगाटी और ये सब चीज़ें सुनते हैं तो अब आओ इसको रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसी को हम एक रशियन फॉर्मुलिस्ट हुआ करता था विक्टर श्लोस्की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं डिफेमिलियराइजेशन। वो एक टेक्निक हुआ करती थी, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर भी टेक्निक आती है जिसको मैं बहुत तगड़े तरह से यूज़ करता हूँ, और मैंने अपने पुराने ओरिजिनल वीडियो में भी यूज़ किया है। तो मैं बुगाटी की ही बात कर रहा हूँ। अगर सही रूप में देखा जाए तो वो जो भी चीज़ें तुम्हें इनसिक्योर बना रही हैं, अगर 5 सेकंड के लिए आँख बंद करो और कहो कि इसको अध्ययन के तरीके से देखूंगा मैं, डिफेमिलियराइजेशन में कैसा होता है, यानी कि हर चीज़ के तुमने किसी तरह की एक एग्जैजरेटेड मेटाफर्स हैं तुमने जो एक्सेप्ट कर लिए हैं, जो है, जो चीज़ वो एक्चुअल में है, वो उससे कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से परसीव की जा रही है। यानी कि एक कार जो कि सिंपल A to B ले जाने के लिए एक वाहन है, उसी तरह की जिसमें 5000 मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कार नहीं बोल रहे, उसको हम बुगाटी बोल रहे हैं, कोई पोर्शा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई लैम्बो बोल रहा है, और हमने सबकी वैल्यू कंप्लीटली अलग परसीव कर ली है क्योंकि उनकी मेकिंग अलग है। डिफेमिलियराइज करो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं समाज से, इस रियलिटी से। अभी इतनी देर से मैं जिस रियलिटी की बात कर रहा था, और तुम अगर देखने लग जाओ तो ये क्या है? एक वाहन है, कुल मिला के एक वाहन है, खत्म बात। तुम्हारा जो अंदर पनप रहा था डिजायर अभी साइको की तरह की, इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसलिए जो चाह है वो चाह नेचुरल चाह नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड चाह है।
ये तुम्हारे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तुम छोटे से बड़े हुए हो, तुम्हें बता के, स्टेटस सिंबल दिखा के, इसकी खूबसूरती दिखा के, 400 एंगलों से इसकी फोटो खींच के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की टेक्निक से करके तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि एक परसीव वैल्यू है इसके पीछे, एक वाहन है ये। इसे डिफेमिलियराइजेशन कहते हैं। और दूसरे तरीके से देखते हैं डिफेमिलियराइजेशन को। कुछ लोग हैं जो प्राइवेट जेट में बैठे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, ओके, डिफेमिलियराइजेशन लगाओ। हुआ क्या, एक इंसान एक विमान के अंदर है जिसमें एक सोफे पे बैठा हुआ है और वो दारू पी रहा है, खत्म बात। परसीव वैल्यू क्या है, तुमने जो अटैच करी, जो कि तुम्हें सिखाई गई है इस रियलिटी में, जो कि एक्चुअली रियलिटी नहीं है, वो है प्राइवेट विमान की। कमर्शियल विमान से प्राइस डिफरेंट होता है, इसलिए मुझे इसको वैसे देखना है। दूसरा, दारू जो कि अल्कोहल है, उसका कंटेंट और जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस या जो भी प्रोसेस है मेकिंग का, उसमें सालों में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से टेस्ट में डिफरेंस होता है और क्वालिटी में डिफरेंस होता है और ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स और या भी जो भी प्रोडक्ट यूज हुए हैं उसमें डिफरेंस होता है। अलग अलग तरह की दारू अलग अलग चीज़ों से बनती है। मैं कुछ फल फ्रूट को फर्मेंटेशन प्रोसेस से मदिरा बन के, कोई किसान उस मदिरा का सेवन कर रहा है, उसको मैं देख के कह रहा हूं, ये है डिफेमिलियराइजेशन। कोई इंसान ने कुछ कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र हैं, वो वस्त्र क्या होता है, सिल्क फॉर्म कैसे होती है जरा के गूगल कर लो, कॉटन कैसे होती है जरा गूगल कर लो। कुछ धागे होते हैं, कुछ पॉलिएस्टर हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है किसी चीज़ों का मिलन हो, उससे उसने किसी ने एक वस्त्र डिजाइन किया है। अब वस्त्र पे हमने जहां लेबल लगा दिया बैलेंसियागा, तो हम कहते हैं बैलेंसियागा, ये परसीव्ड वैल्यू है। रियलिटी में क्या है, तुम अगर बैलेंसियागा हटा दो, भूल जाओ, डिफेमिलियराइज करो जो भी सीख गए हो, डिफेमिलियराइज करो जो भी रियलिटी ने तुम्हें सिखाया है, तो तुम इंसान के क्या देख रहे हो, कपड़ा है एक। बुरा मत मानना, मैं एक बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, मैं रियलिटी को ऐसे परसीव करता हूं। दैट्स हाउ आई एक्चुअली परसीव रियलिटी। अब मैं एक और स्रोत बताता हूं, तुम्हारे अंदर जेलसी का स्रोत क्या होता है, ये मैंने किताब में लिखा हुआ है अपनी रूडेस्ट बुक एवर, तुम्हारा ब्लैक वर्जन में। कोई इंसान बाहर गया, या आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई इंसान है, आपको लग रहा है वो पेरिस सिटी में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, या लंदन में बैठा है, या किसी शहर में बैठा है, और बहुत खूबसूरत जगह में, कैफे में या फिर किसी बार में या पब में, और वहाँ वो लड़की से बातें कर रहे हैं, उन्होंने बहुत गजब कपड़े पहन रखे हैं। आप सडनली जेलस फील कर रहे हो, एनवियस फील कर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो। डिफेमिलियराइज करो। पृथ्वी में जिसमें तुम बैठे हो उसी में वो बैठा है। पृथ्वी में 2 कदम पे एक लकड़ी की कुछ चेयर बनाई किसी ने, 4 पाए बनाए, उसके ऊपर एक पट्ठा लगाया, वो लगाया, और एक कमर को टेकने के लिए एक पट्ठा वहां लगाया पीछे, कील से ठोक के किसी ने उसको चेयर बनाया है। उस पर एक युवक बैठा है जिसने कुछ कपड़े पहन रखे हैं, वस्त्र कपड़े। सेम वे में एक औरत बैठी है और दोनों बातें कर रहे हैं। अब बताओ तुम्हें जेलसी हुई? जितनी परसीव्ड वैल्यू तुम डालते चले गए, कैफे, कूल, हेयर कट, इंग्लिश, ऐसे बातें कर रहे हैं, ये इतने कूल लग रहे हैं, ये सब क्या है? ये तुम इस रियलिटी से सीख रहे हो। एंड यही प्रॉब्लम है इन लोगों की, यही प्रॉब्लम है। वो एक तरफ बात करेंगे मुक्ति दिलाने के लिए उस चीज से जो वो खुद ही प्रोपोगेट कर रहे हैं आपको। वो ब्रेन वॉश भी आपको कह रहे हैं कि मैं आपको लिबरेट कर रहा हूं, मैं आपको लिबरेट कर रहा हूं, और फिर वही जो लिबरेट कर रहे हैं उन आइडियाज से वो आपको बेच रहे हैं। तो आपका हुक भी वही है, क्योंकि उन्हें पता है यही हुक है। अबे डिजायर ही तो हुक है। अगर इंसान डिजायर नहीं बेचेगा तो तुम हुक होगे ही नहीं ना। कभी सोचना इस चीज के बारे में। वो वही इंसान जो कहेगा ये चीजों का कोई मायने नहीं है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता, वो नहीं होता, और वो वही चीज कर रहा होगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कोई इंसान तुमसे कह रहा है प्लेजर, हिडोनिज्म, इन सब चीजों के पीछे मत भागो, फिर वो इंसान खुद कहां पे है, कैसे है, वो देखो। तो भैया भ्रम बहुत भारी चीज हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकल वे में आप स्टडी कर सकते हो बाय अप्लाइंग डिफेमिलियराइजेशन। अपनी इंटेलेक्चुअल मसल्स को स्ट्रांग करना ताकि आप अध्यात्म के लिए प्रिपेयर कर पाओ। इसलिए हिंदुइज्म बहुत हार्ड है मेरे भाई, इसीलिए अध्यात्म बहुत हार्ड है। इंटेलेक्चुअल मसल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं। ये सोल्यूशंस आपको मुक्ति दिला देंगे बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे जीवन की परेशानियों से, लेकिन ये कठोर हैं, कठिन है और लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है ये, इसलिए थोड़ा सा इतना पॉपुलराइज नहीं है ये आइडियाज। पता है ये मोह माया है। मोह माया अब समझ रहे हो क्या है? इस शरीर के बंधनों से जो तुमने रियलिटी से बंधन जोड़ लिया है, उससे तुमने जितने भी डिजायर के पीछे तुम भाग रहे हो जो अंधे की तरह, वो इस कॉन्शियसनेस के डिजायर नहीं है। वो इस कॉन्शियसनेस जो इस रियलिटी को या इस शरीर की रियलिटी को अभी कॉन्टेम्पलेट करके बैठी कि ये रियलिटी है, वो है ये गलती है, ये मिसगाइडेड पाथ है। इसीलिए आपके फेजेस हैं लाइफ में ना, ठीक है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वनस्पति, फिर तुम्हारा सन्यास। गृहस्थी आया ना एक फेज, यानी कि तुम्हें पैसा तो कमाना है। इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करी है,
पैसा कमाना है, तुमको सक्षम बनना है, तुमको परिवार भी करना है। तो साइकोलॉजिकल जितने मार्कर्स हैं खुशी के या हैप्पीनेस के या पीसफुलनेस के, वो तो दिए हैं, ये तो ड्यूटीज हैं। बट बेड़ो एक बहुत बड़ी ड्यूटी जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग है वो मिसिंग है। भ्रम को रिकग्नाइज करना और डिजायर की दुनिया में डूब जाना, पूरा मेक और ब्रेक का जो डिफरेंस है वो ये है। अगर आप भ्रम की तरह इनको देखने लग गए तो आप समझ जाओगे जितनी भी चीजें मुझे मिल रही हैं ये आंसर्स नहीं है लाइफ के, यानी कि मैं इनको यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूं। तो अब एक 4 मैं पॉइंट रखना चाहूंगा, ठीक है, अगर आप समझ पाओ इनको। यू कैन हैव अ डिजायर एंड रियलाइज इट्स एन इल्यूजन। यानी कि लेट्स से तुम भाई मल्टी मिलियनर बन जाते हो, तुम अर्जुन हो अपने काम में, लेकिन तुम अध्यात्म बहुत तगड़ी तरह से प्रैक्टिस करो। तुमने स्टार्ट किया इंट्रोस्पेक्शन से, वहां से तुमने मेटाकॉग्निशन हासिल किया, फिर तुम गए क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में तुमने फाड़ के हाथ में रख दी भाई, डिफेमिलियराइजेशन लेके सब कुछ प्राप्ति कर पाए। फिर तुम अध्यात्म में अंदर घुसे, तुमको एक से एक तगड़े रियलाइजेशन हुए, तुम ऑलमोस्ट अपने आप को समझ पा रहे हो कि सृष्टि में ये जो रियलिटी जो भी मैं देख रहा था ये भ्रमित रियलिटी है, इससे ऊपर जो रियलिटी तुम उस तक पहुंच पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी नौकरी मैं वो छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारी नौकरी है 1 करोड़ पर महीना, जैसे तुमने इतनी मेहनत करी है और तुम्हारे अंदर तुम देखते हो बुगाटी तुम्हें अच्छी लगती है, तो उसका मतलब ये नहीं तुम कहोगे मैं खरीदूंगा नहीं इसको। अब तुम समझे? यू कैन हैव अ डिजायर एंड रियलाइज इट्स एन इल्यूजन। यानी कि तुम देख सकते हो, तुम कहते हो कि हाँ ये भ्रम है, मुझे पता है, मेरा कोई ऐसा वो नहीं कि ये इससे मुझे कोई मीनिंग मिलेगा, मुझे कोई पर्पस मिलेगा, बट मैं खरीद सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ। ओशो के पास इसीलिए 25 से पता नहीं कितनी 70 या 80 रोल्स रॉयस थी जो उसने खुद नहीं खरीदी थी, बट वो तब भी ट्रैवल करता था। सदगुरु के पास इसलिए इतनी ज्यादा वेल्थ है, बाइक है, जो भी है, जिस भी कार से हम प्रीटी श्योर या प्लेन से वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लग्जूरियस होंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर दे नो दिस इज एन इल्यूजन। अब समझो, यू कैन हैव अ डिजायर, यू कैन बी लाइक ओ तुम खत्म नहीं हो गए हो, ये शरीर मिट्टी में नहीं मिल गया, तुमने शरीर की रियलिटी समझ गए। और जब वो रियलिटी समझ गया तो तुम्हें समझ में आ गया कि ओके डिजायर्स हैं ये सारे जो इस शरीर के हैं, मैं इनको रिकग्नाइज करता हूं, लेकिन ये भ्रम भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजायर नहीं है। यू कैन प्रैक्टिस अ डिजायर एंड नो इट्स एन इल्यूजन। मुझे ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने में मजा आता है जिसको मैं कहूंगा डिजायर है, राइट? लेट्स से सेक्स हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो रियलाइजेशन हो गई है उस लेवल की जो मैं अभी बात कर रहा हूं तो आप कहोगे सेक्स तो भ्रम है, मैं अब सेक्स कभी नहीं करूंगा। नहीं भाई, कोई इंसान हो सकता है जिसको प्रेम हो अपने बच्चों से, तो क्या वो अपने बच्चों से प्रेम करना थोड़ी छोड़ देगा? उसको पता लगे शरीर और जो नाम है ये अगर जैसे मोह माया है उससे मैं ऊपर उठ चुका हूं, तो इस शरीर और नाम से जो भी कनेक्टेड है उससे कोई मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। जितने भी तुम्हारे कनेक्शंस हैं, जितने भी तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, वो उतने की उतनी ही रहती हैं। तुम बस एक हायर कॉन्शियसनेस में ओपन अप कर जाते हो, तुम रियलिटी को डिफरेंटली परसीव कर रहे हो। तुम्हारा धर्म और तुम्हारे कर्म वही रहते हैं जो थे। जो भी इंसान इस भ्रमित रियलिटी को नहीं देख पाता, वो समझ नहीं पाता कि ये सब भ्रम है, और ये रियलाइजेशन से आएगा। मैं आपको थ्योरेटिकली समझा सकता हूं, आपको 0% समझ में आएगा। कल आपको कुछ भी होगा, आप वापस घुस जाओगे, लैम्बो वैम्बो वही वापस बकवास करने लग जाओगे। डिजायर विदाउट कंटेक्चुअल क्लैरिटी, विदाउट नोइंग द औकात ऑफ डिजायर, डिजायर बिकम्स यू। यही फर्क है सारा, वही फर्क है जिसमें आप मिड लाइफ क्राइसिस, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस की इतनी ज्यादा जो स्टडीज आती हैं, जो आप देखते हो, जिसमें कि इंसान डिजायर वाले पाथ में चला जाता है ना, वो करोड़पति बन जाता है, वो बहुत ही सुंदर इंसान से शादी भी करके बैठा है, शादी भी बहुत बढ़िया है, बच्चे भी हैं, घर भी हैं इनके 4-4, नौकरी भी बहुत बढ़िया है, कंपनियां भी चला रखी हैं, तब भी इंसान डिप्रेस्ड है। अब वो क्या हो रहा है? मिड लाइफ क्राइसिस क्यों आ रही है? जब इंसान इस रियलाइजेशन पे आ जाता है तो वो ये समझ जाता है ये भ्रम है, तो वो इससे अटैच नहीं है, अब गामुर नहीं है। एंड ये तुम्हें समझना है। जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन क्या होगा, तुम ये सारी चीजों से परे हो जाओगे, ऊपर निकल जाओगे। यानी कि वो जितनी चीजें ये लोग बातें कर रहे हैं, ये अभी भी एक बहुत ही बेस लेवल पे सेल्फ बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं। वर्कआउट करो, ये करो, अराइवल फैलेसी के अंदर ही खत्म हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। कोई 40 साल का इंसान इसको देख रहा है, वो कहेगा कि ये सब तो मैं 25 साल में अचीव करके बैठा था, मेरे अभी भी मसल्स हैं। ओके, दिस डज नॉट सॉल्व एनी ऑफ माई प्रॉब्लम्स। ट्राई टू थिंक लाइक दिस। आई एम प्रीटी श्योर तुम टीनेजर हो या फिर तुम अभी अपने अर्ली 20s में ही हो, तुम्हें अभी लाइफ में कुछ भी फिगर आउट नहीं किया है, एंड तुम्हारे पास तुम्हारे को कोई पथ किसी ने दिया भी नहीं है। ये जितनी बातें भी बोल रहा है, अगर ये एक्चुअल में लेजिटिमेट प्रैक्टिसेस होती हैं जो लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे किसी की, तो वो 50 साल का इंसान भी इनको देख रहा होता, 40 साल का इंसान इनको देख रहा होता, 30 साल का इंसान देख रहा होता, 30+ इंसान जिसके शादी हो रखे, जिसके बच्चे हैं। मुझे एक चीज बता दो, जो इनको देखेगा वो कहेगा कि हाँ यार, आई कैन यूज दिस इन माई लाइफ। जिसकी वजह से कोई इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, 30-35, तुम डॉक्टर हो, सर्जन हो, तुम 35 ईयर ओल्ड, तुम्हारी वाइफ भी डॉक्टर है, सर्जन है, तुम लोग बढ़िया जिंदगी बिता रहे हो, करोड़पति भी हो, मुंबई में रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो, लेट्स से दैट। मुझे बताओ व्हाट इज एनीथिंग जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल हेल्प
उस हॉस्पिटल में जितने लोग भी डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स, क्योंकि मेल सेंट्रिक या मैनोस्फीयर के अंदर आते हैं ये। अब तुम कहोगे हाई स्टेटस में सब गया भाड़ में, फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, बल्कि उसके पास उसकी वाइफ की ज्यादा सैलरी है। अब बताओ, तुम पहुंचे नहीं उस लेवल पे कि तुम, इसलिए तुम ये समझ नहीं सकते कि ये सारी बातें बहुत तगड़े लेवल पे घंटा की हेल्प करने वाली, ये बहुत तगड़ी लेवल पे बहुत छोटी एज के लोगों को, या फिर लोग जो अपनी जिंदगी में अभी भी 25, 27, 30 के हो गए हैं लेकिन उन्हें कुछ अचीव नहीं किया है, ये उनको एड्रेस कर रही है। तो ये बहुत छोटे लेवल पे भाई मास्लो वाली बात है। जब मास्लो यंग था और मास्लो ने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी लाई थी, वही बात तो है। ये तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंदर बहुत टाइम से बात चल रही है, कोई नई बात है ही नहीं। डिसिप्लिन ये सब पे तो काम करो। तो मैं 7 साल से बोल रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि उसके बियॉन्ड क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी में तो तुम गए नहीं ना इंसान के दिमाग की, जहां पे तुम्हें पर्दे खोलने पड़ेंगे। तो हर पर्दा खोलने के बाद एक नया पूरा मैदान दिख जाता है, फिर वो भी 400 पर्दे उसमें लगे हुए हैं, फिर तुम्हें वो पर्दे खोलने हैं। कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत डेंजरस और डीपर जोन है, उसमें घुसने में फट के आना जाती है और ये सारे बाइनरीज घुस जाते हैं, और ये लोग बाइनरीज में ही खेल पाएंगे। तभी तो उनके आंसर्स बड़े कंक्लूसिव होते हैं और रियलिटी नॉन कंक्लूसिव है। रियलिटी स्कैरी है क्योंकि इतनी डीप है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और चेंज होती रहती है। लास्ट एक और पॉइंट समझ लो, रियलाइज करना कि ये सब भ्रम है, और ये कहना कि मेरे अंदर कोई डिजायर नहीं बचा, ये जो भी कह रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, पूरा झूठ है। तुम्हारा अटैचमेंट खत्म हो गया, यानी कि तुम गामुर नहीं रहे। तुम्हारी जिंदगी में अब ये पथ पे जाना तुम्हें नहीं लगता उत्तर देगा मुझे किसी प्रश्न के। ये है इसका मतलब। डिजायर तब भी होंगे तुम्हारे अंदर, तुम, हाँ ये हो सकता है तुम बहुत सुप्रीम लेवल पे अब कंट्रोल पा पाए उन पे, यानी कि अब वो चॉइस बेस्ड डिजायर हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो तुम्हारी जिंदगी में 0% फर्क पड़ रहा है। ये होता है रियलाइजेशन का, तुम बॉदर नहीं होते हो। सांसारिक जीवन में, जो संसार में एक इंसान ने जो चीजें बनाई है संसार को प्लीज करने के लिए, इंसान को प्लीज करने के लिए, उनसे तुम्हें अब प्लेजर डिराइव करना तुम कहते हो है, क्योंकि इंसान ने इंसान के लिए बनाई है ना, मजे तो है इसमें। लेकिन मैं रिलायंट नहीं हूं, ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हायर कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ अचीव कर लिया, अचीव नहीं करिए, आई फाउंड अ पाथ टू दैट, आई एम कनेक्टेड टू दैट, एंड आई रियलाइज उससे जो मुझे मिल रहा है, जो ग्रेटर पर्पसेस मिल रहे हैं, ग्रेटर मीनिंग्स जो मिल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिर्फ ये नहीं कि हाई कॉन्शियसनेस आपने रियलाइजेशन से मिल रही तो आप बड़े स्नॉब बन जाते हो, आप कहते हो नहीं, यू बिकम वेरी डिफरेंट। यू रियलाइज द वननेस, जो होल कॉन्सेप्ट होता है ना वेदांता का या स्ट्रिंग थ्योरी का। दिस इज अनदर थिंग दैट ब्लोज माई माइंड एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हारा हिंदुइज्म में जो पूरा कॉन्सेप्ट है वननेस का, इट्स स्ट्रिंग थ्योरी, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, एंड आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। आप रियलाइज करते हो वो शिट, सब चीजें जितनी भी हो रही हैं कुल मिला के कलेक्टिवली, तभी तुम्हारे जितने लोग भी मिलेंगे तुम्हें, गुरु शुरू या जितने भी, दे टॉक अबाउट लव देन एंड इनर पीस। सारे तुम्हें, मैं चाइनीज गुरु हैं उनकी मैं बातें सुन चुका हूँ, कुछ लोग हैं जापान के मार्शल आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े, उनकी मैंने किताबें पढ़ी हैं, कोट्स पढ़े, वो सब बातें यही कर रहे थे कि एंड में प्रेम की, पीस की। मैंने रियलाइज किया कि क्योंकि आप जब उस लेवल के बियॉन्ड चले जाते हो ये रियलाइजेशन के, तो आपको समझ में आ जाता है ना कि हम सब कुछ जो हमें लग रहा था ये अलग है। ये डिजायर और वो डिजायर और स्टेटस और ये हायरार्की और सोशल डोमिनेंस और ये डोमिनेंस और वो डोमिनेंस, रियलाइज करते हो भाई हम सब छोटे बच्चे हैं जो भ्रमों में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें किसी से बड़ा होगा, हम किसी से कम होगा। जो मैं तुमसे एक बहुत पहले बात करता था ना, इंसान है, इंसान है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सदगुरु, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो तुम हो, तुम सब एक लेवल पे, इस हायर रियलिटी के लेवल से सब सेम हो। एक खरगोश भी और एक पेड़ भी, एक चूहा भी और एक बाज भी, जीवन सब में है ना। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी एंड वननेस हिंदुइज्म का। तो जब तुम इन सब से कनेक्ट हो जाते हो तो इंसान के खिलौनों से, इंसान के बनाए खिलौनों से, और ये कहना कि ये खिलौना मेरे पास है इसलिए मैं बड़ा हूं और इसलिए मेरे पास औकात ज्यादा है, तुम्हें समझ में आता है कितनी बचकाने वाली बातें हैं ये, कि बेवकूफ़ वाली बातें हैं ना। ठीक है, क्या करोगे, अभी तो बोरोड शरीर पे जी रहे हो यार, हम सब बोरोड शरीर पे जी रहे हैं, कुछ टाइम के लिए इस पृथ्वी में आए हैं, प्यार कर लेते हैं ना एक दूसरे से, भलाई करते हैं, मदद करते हैं, उठाते हैं, कुछ खूबसूरत म्यूज़िक सुने, खूबसूरत नृत्य देखें, खूबसूरत ड्रामा देखें, वो देखें, कुछ लिखें, कुछ पढ़ी आप ना करें, एक धर्म अपना नियुक्त करें अपने लिए, एक काम जिसमें हम मास्टरी हासिल करें, फैमिली बनाओ, एक परिवार, अपने माता पिता की वो करो, अपने बच्चे करो, अपने बच्चों को अच्छी वैल्यू सिखाओ, उनको बड़ा करो, उनको ये सब बातें सिखाओ, अध्यात्म के पथ पे रखो,
ये डिज़ायर का पथ इसीलिए बहुत खतरनाक है, जो मुझसे लोग बातें करते हैं ना तुम्हारे एंड्रू टेट वाली कि लैम्बो और ये वो हार्ड है भाई, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए इतना लंबा वीडियो भी है, मुझे पता भी नहीं कितने लोग इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँचे हैं, बट ये हार्ड पथ है, बट एक बार समझ में आ गया तो तुम चल सकते हो। मैंने बहुत तगड़ी कोशिश करी समझाने में कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओ, तो आई होप यहाँ पे काफ़ी लोग समझ पाए उसको, पहुँच पाएंगे। और शुरुआत में लास्ट वीडियो भी प्लीज़ मेरा देखो और ये वाला वीडियो भी देखो, उसमें मैंने प्रैक्टिकली बात करी आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा और बहुत ही रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वे में करूँगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा बोधिसत्व है। ठीक है, नमस्ते।